जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज 17 दिसंबर है। आज ही के दिन काकोरी केस के 4 बलिदानियों में से एक को गोंडा जेल में फांसी हुई थी। बाकी 3 को फांसी हुई 19 दिसंबर को। उनसे 2 दिन पहले आज ही के दिन गोंडा जेल में फांसी हुई थी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को, एक ऐसे क्रांतिकारी जिन्हें देश भूल गया। आज मैं किसी स्टूडियो में नहीं हूं, मैं यूएस आया हुआ हूं अपनी बेटी के पास। आज उसके घर से ही बैठकर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि आज राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का बलिदान दिवस है। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के व्यक्तित्व से स्वयं बलिदानियों के शिरोमणि भगत सिंह इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपने सबसे छोटे भाई का नाम राजेंद्र रखा था। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का जन्म हुआ पूर्वी बंगाल के पाबना जिले में लाहिड़ी मोहनपुर गांव में। आज ये गांव बांग्लादेश का हिस्सा है। इनके पिता क्षितिज मोहन लाहिड़ी बड़े समाज में बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और खूब सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते थे। बल्कि उन्होंने एक स्कूल भी खोला था अपने गांव में और बंग भंग आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। वर्ष 1909 में यह परिवार बनारस आ जाता है। ऐसा लिखते हैं इनके साथी क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्त अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास में। एक और साथी क्रांतिकारी शचेंद्र बख्शी, वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि वर्ष 1909 में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी बनारस आ गए थे। शचेंद्र नाथ बख्शी की पुस्तक है वतन पर मरने वालों का, तो उसमें ऐसा उल्लेख मिलता है। खैर, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी बनारस आ गए, वहाँ स्कूली शिक्षा भी हुई और उसके बाद काशी हिंदू विद्यापीठ में इन्होंने एडमिशन लिया। वहाँ से बीए किया हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में और उसके बाद मास्टर्स में एडमिशन लिया। ये वो समय था जब गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अभी विड्रॉ हुआ था। हमें ध्यान में आता है कि वर्ष 1920 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था और देश से एक वायदा किया था कि अगले 1 साल में देश को स्वराज मिलेगा अगर गांधी जी के रास्ते पर यह देश चलता है। तो सारा देश एकजुट होकर उनके साथ खड़ा हो गया था। यहां तक कि क्रांतिकारियों ने भी अपनी बंदूकें पिस्तौल रख दिए थे और गांधी जी की अहिंसा की गाड़ी पर वे सवार हो गए थे। लेकिन जब चौरा चौरी की घटना हुई 4 फरवरी 1922 को, तो गांधी जी ने वो मूवमेंट विड्रॉ कर लिया था और इससे देश में बड़ी भारी निराशा हुई थी, विशेष रूप से युवाओं में। क्रांतिकारी फिर से संगठित होने लगे थे। बंगाल में क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। वहां से भी साथी आए, योगेश चंद्र चटर्जी थे और भी कई लोग थे। ये बनारस में काफी सारी बंगाली कम्युनिटी थी, तो वहां पर क्रांतिकारियों को संगठित कर रहे थे, नए युवाओं को भर्ती कर रहे थे। तो एक ग्रुप बनारस में अनुशीलन समिति के क्रांतिकारियों का तैयार हो रहा था। साथ ही उन्हीं दिनों सुविख्यात क्रांतिकारी शचेंद्रनाथ सान्याल, देखिए मूलतः तो वे भी बंगाल से थे पर उत्तर भारत में उनका जीवन बीता था। 1915 में जब गदर पार्टी ने क्रांति का प्रयास किया था, उत्तर भारत में हुआ विशेष रूप से, हालांकि वो प्रयास उस तरह सफल नहीं हो सका था। उसी में बनारस षड्यंत्र केस में शचेंद्रनाथ सान्याल को सजा हुई थी आजीवन कारावास की। उन्हें काला पानी भेजा गया था, पर फिर रॉयल प्रोक्लेमेशन हुआ 1919 के आखिर में और उसके तहत काफ़ी सारे क्रांतिकारियों की जेल से रिहाई हुई थी। उसी के तहत 1920 में शचेंद्रनाथ सान्याल की भी रिहाई हुई थी। लौट कर आए पर शांति से नहीं बैठे थे। काला पानी की सेल्युलर जेल से लौटकर उन्होंने फिर से क्रांतिकारियों को संगठित करना शुरू किया था और अपना दल खड़ा कर लिया था। तो बनारस में अब 2 ग्रुप थे, एक शचेंद्रनाथ सान्याल का ग्रुप था, दूसरा अनुशीलन समिति का ग्रुप था। इन दोनों का फिर एकीकरण हुआ, एक दल बना और उस दल का नाम पड़ा
HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, बड़ा विख्यात क्रांतिकारी संगठन है। आगे चलकर भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी भी जुड़े इस दल के साथ। तो ये HRA संगठन बनता है और इस HRA संगठन में बनारस से डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर थे, इसके संगठक थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। इनके बारे में शचीन्द्रनाथ सान्याल अपनी सुविख्यात पुस्तक बंदी जीवन, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, आप में से कईयों ने पढ़ी भी होगी, उसमें सान्याल लिखते हैं कि योगेश चंद्र चटर्जी को मैंने बनारस से कानपुर शिफ्ट किया क्योंकि कानपुर में संगठन का काम अच्छे से नहीं हो रहा था, और उसके बाद बनारस का दायित्व आ गया राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के कंधों पर। सान्याल ये भी लिखते हैं कि योगेश चंद्र चटर्जी के साथी सहयोगी जो थे बनारस में, उन्होंने लाहिड़ी के साथ अच्छे से सहयोग नहीं किया, और इस बात की पुष्टि मनमथनाथ गुप्त भी करते हैं। उनकी पुस्तक है भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, और एक और पुस्तक है भारत के क्रांतिकारी। इसमें भारत के क्रांतिकारी में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के बारे में लिखते हुए मनमथनाथ गुप्त लिखते हैं कि वहाँ क्रांतिकारियों को लगता था कि लाहिड़ी उन पर लाद दिए गए थे। उम्र में बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो शायद क्रांतिकारियों में भी अहम का टकराव होता था। स्वयं मनमथनाथ गुप्त और शचीन्द्रनाथ बख्शी भी बनारस के ही क्रांतिकारी थे, तो मुझे ये तो नहीं पता कि वो टकराव इन दोनों के साथ भी होता था या बाकी लोगों के साथ होता था। वैसे चंद्रशेखर आज़ाद भी बनारस से ही थे। मूलतः जन्म तो उनका भाभरा में हुआ था, मध्य प्रदेश में, लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत उनके लिए भी बनारस से ही हुई थी। वो घटना हम सबको याद आती है कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग ले रहे थे और वो गिरफ्तार हुए थे, उनको 15 बैंत की सज़ा मिली थी, जहाँ से वो आज़ाद के रूप में प्रसिद्ध हुए। खैर, तो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी HSRA के डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज़र थे बनारस में, और यहाँ तक लिखते हैं सान्याल कि ये मेरे बहुत ही करीबी मित्र थे, बड़े पढ़े लिखे भी थे और बहुत ही कर्मठ थे, मेहनती थे। तो खैर, ये संगठन काम कर रहा था, धीरे धीरे विस्तार हो रहा था। 1925 में फिर एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। 9 अगस्त को हमको याद आता है काकोरी ट्रेन की जो घटना घटी, जहां काकोरी गांव के पास चलती ट्रेन को रोककर 10 क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना वहां से लूट लिया था, और उस 10 क्रांतिकारियों के दल का नेतृत्व कर रहे थे रामप्रसाद बिस्मिल। उन 10 में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी भी थे। बल्कि जो ट्रेन से चेन खींचकर रोका गया था ट्रेन को, वो काम राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने किया था। ये सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में थे, ये भी थे और अशफाकुल्ला भी थे। उसके बाद क्रांतिकारी इधर उधर हो गए थे और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी कलकत्ता चले गए थे बम प्रशिक्षण लेने, कैसे बम बनाया जाए इसकी ट्रेनिंग लेने। वहाँ एक घटना घटी, दक्षिणेश्वर बम केस उसको कहा जाता है। दक्षिणेश्वर में वो बम फैक्ट्री लगाई थी और वहाँ प्रशिक्षण करते हुए एक दुर्घटना घटी। एक साथी, कोई दूसरे क्रांतिकारी जिसके नाम का उल्लेख हालांकि नहीं मिलता, पर उनसे कोई लापरवाही हुई और एक बम का विस्फोट हुआ। उससे पुलिस को जानकारी मिल गई। 9 क्रांतिकारी वहाँ से गिरफ्तार कर लिए गए थे, जिनमें से एक राजेंद्र नाथ लाहिड़ी भी थे। तो दक्षिणेश्वर बम केस में ये अरेस्ट हुए, उसमें इनको 10 साल की सज़ा हुई थी। और इन्हीं दिनों काकोरी केस के भी कई सारे क्रांतिकारियों की गिरफ्तारियां हुई, उन पर मुकदमा चला लखनऊ में। इनको दक्षिणेश्वर बम केस में सज़ा हो चुकी, तो इनको वापस लाया गया और फिर काकोरी केस इन पर भी चला। 3 क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। जो शुरू में केस चला था, ओरिजिनल काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल थे और रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। अशफाकुल्ला को सप्लीमेंट्री केस में सजा हुई थी फांसी की, क्योंकि वो शुरू में गिरफ्तार नहीं हो सके थे। उनकी गिरफ्तारी तकरीबन 1.5 साल के बाद हुई थी, तो उन पर बाद में मुकदमा चला था। कुल 4 को फांसी हुई। तो
और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ये बड़े पढ़े लिखे भी थे, बड़े विद्वान थे और इकोनॉमिक्स को लेकर इनका बड़ा आग्रह रहता था। शचीन्द्र नाथ बख्शी तो यहाँ तक लिखते हैं कि वो ये कहते थे कि जिसको अपने देश की आर्थिक स्थिति की जानकारी नहीं है वो देश के बारे में बातें ना ही करे तो अच्छा है। वो इकोनॉमिक्स को, अर्थशास्त्र को वो योग शास्त्र कहते थे, ऐसा शचीन्द्र नाथ बख्शी लिखते हैं इनके बारे में। खैर, जिस दिन फांसी की सजा सुनाई गई उसके बारे में, उस पर इनकी कैसी प्रतिक्रिया थी, इसके बारे में लिखते हैं मनमथनाथ गुप्त कि फैसला सुनने के बाद अदालत में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने मुझसे कहा था कि मैं तो महीने 2 महीनों में मुक्त हो जाऊंगा। मुझे चिंता उनकी है जिनको 14-14 साल, 20-20 साल जेल में काटने हैं। तो ऐसे बहादुर थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। उनका एक पत्र है जो उन्होंने फांसी से 3 दिन पहले लिखा था। मैं वो पत्र पढ़कर, छोटा सा पत्र है, आपको सुनाता हूँ। वे लिखते हैं कि कल मैंने सुना कि प्रीवी काउंसिल ने मेरी अपील अस्वीकार कर दी है। देखिए, पहले सेशन कोर्ट में मुकदमा, फिर उसकी हाई कोर्ट में अपील और उसके बाद प्रीवी काउंसिल होती थी लंदन में, फिर अपील वहाँ होती थी। तो वहाँ भी इनकी तरफ से अपील फाइल हुई थी, पर उस अपील में कोई रिलीफ नहीं मिला था, फांसी की सजा बहाल रही। तो बताते हैं राजेंद्र नाथ लाहिड़ी कि कल मैंने सुना कि प्रीवी काउंसिल ने मेरी अपील अस्वीकार कर दी। आप लोगों ने हम लोगों की प्राण रक्षा के लिए बहुत कुछ किया, कुछ उठा नहीं रखा, पर मालूम होता है कि देश की बलिवेदी को हमारे रक्त की आवश्यकता है। मृत्यु क्या है? जीवन की दूसरी दिशा के अतिरिक्त कुछ नहीं। इसलिए मनुष्य मृत्यु से दुख और भय क्यों माने? वह तो नितांत स्वाभाविक अवस्था है, उतना ही स्वाभाविक जितना प्रातःकालीन सूर्योदय। यदि यह सच है कि इतिहास पलटा खाया करता है, तो मैं समझता हूं कि हमारी मृत्यु व्यर्थ न जाएगी। सबको मेरा नमस्कार, अंतिम नमस्कार। आपका राजेंद्र। तो ये पत्र उन्होंने देश की जनता के नाम लिखा, देश के लोगों के नाम लिखा, जो कोशिश कर रहे थे, जो चाहते थे कि इनको फांसी ना हो। अपनी फांसी से 3 दिन पहले लिखा। गोंडा में खैर आज के दिन इनको फांसी दी गई, गोंडा जेल में। और यहाँ तक लिखते हैं शचीन्द्र नाथ बख्शी कि इनकी इच्छा थी कि हिंदू रीति से इनका अंतिम संस्कार हो, तो गोंडा निवासियों ने बड़ी खूबी से वो निभाया। बड़ी धूमधाम से वेद मंत्र पढ़ते हुए, भारत माता की जय ध्वनि करते हुए वे लोग उनकी अर्थी लेकर गए। ऐसा लिखते हैं शचीन्द्र नाथ बख्शी अपनी पुस्तक वतन पे मरने वालों का में। और वैसे तो इन्होंने बहुत वृहद अध्ययन किया था सोशलिज्म पर, कम्युनिज्म पर, और इकोनॉमिक्स की तो मैंने बात आपसे की ही। ये अनीश्वरवादी हो गए थे। लेकिन मनमथनाथ गुप्त ये लिखते हैं कि बाद में जेल में रहते हुए शचीन्द्र नाथ सान्याल से भी इनको प्रेरणा मिली। उनका बड़ा आग्रह था, वो इनको धार्मिक पुस्तकें पढ़ने के लिए देते थे। तो कि उसके बाद ये दोबारा से इनकी जो रुचि हुई, बल्कि भारत के क्रांतिकारी जो पुस्तक लिखी उन्होंने, उसके पृष्ठ 138 पर मनमथनाथ गुप्त लिखते हैं कि सान्याल और राजेंद्र लाहिड़ी में गुरु शिष्य का संबंध था, इसलिए वे उन्हें पुस्तकें देते थे तथा समझाते थे। कुछ उन पर अरविंद विवेकानंद साहित्य का ऐसा असर पड़ा कि फिर ईश्वरवाद की ओर लौट पड़े। यह एक बहुत दिलचस्प और शायद एक ही घटना है। तो पुनः उनकी ईश्वर में आस्था हुई, ऐसा मनमथनाथ गुप्त लिखते हैं। और भगत सिंह भी अपने प्रसिद्ध लेख में नास्तिक क्यों हूँ में इस बात का जिक्र करते हैं। वे लिखते हैं कि समाजवाद और साम्यवाद पर वृहद अध्ययन के बाद भी राजन लाहिड़ी गीता और उपनिषद के मंत्रों का उच्चारण करना वो नहीं छोड़ पाए। तो खैर, महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि वो ईश्वर को मानते थे या नहीं मानते थे। महत्वपूर्ण बात ये है कि राजेंद्र नाथ लाहिड़ी बेहद पढ़े लिखे युवा क्रांतिकारी थे। चाहते तो सुनहरा भविष्य अपने लिए बना सकते थे।
सब सुख वैभव भोग सकते थे, लेकिन इस देश को आज़ाद कराने के लिए क्रांति की राह पकड़ी और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। हंसते हंसते आज ही के दिन इस देश पर बलिदान हो गए। आज उनके बलिदान दिवस पर हम उनको नमन करते हैं, याद करते हैं, और इस देश को, उन निस्वार्थ बलिदानियों को नहीं भूलना चाहिए। आज राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का बलिदान दिवस है, 2 दिन बाद उनके बाकी 3 साथियों का बलिदान दिवस है। तो आज ये समय है उनको नमन करने का, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव प्रकट करने का और निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा करने का संकल्प लेने का। तो आज के लिए इतना ही। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।